नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस के एमसीक्यू लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। पुराने भर्ती परीक्षाओं में आई हुए दिल्ली पुलिस के कौन कौन से साइंस के जो है सामान्य और जनरल प्रश्न आ रखे हैं पेपरों में, उन पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूं, वो ये है कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम लोगों ने एक तो दिल्ली पुलिस का जो है ऑनलाइन कोर्स हम लोग जो है आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को ऐप के ऊपर मिलेगा, ठीक है। जो क्लासरूम के अंदर स्टडी होती है बस उसी का रिकॉर्डिंग कोर्स है, ये क्लासरूम रिकॉर्डिंग कोर्स है। आप लोग अगर परचेज करने के इच्छुक हो तो इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप लोगों को सोडा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी होगी। सोडा क्लासेस ऐप जो है आप डाउनलोड करें, इसमें आपको ये कोर्स जो है उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट जो है उसके साइंस का कोर्स हम लोगों ने जो है बना रखा है। अगर आप इसमें इच्छुक हो तो आप जूनियर अकाउंटेंट की साइंस का कोर्स भी ले सकते हैं। मात्र ही 400 रुपये का कोर्स रहेगा वो आपके लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एलडीसी स्पेशल साइंस का भी जो है कोर्स आप लोगों के लिए जो है तैयार कर रखा है दोस्तों। ये कोर्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। परिणामी कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है ये। अगर आप इस कोर्स की चर्चा करते हैं तो यह कोर्स तो काफ़ी ज़्यादा परिणाम देने वाला कोर्स है, ठीक है ना। बहुत अच्छा कोर्स जो है इसको तैयार किया गया है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। प्लस इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्स हम जल्द ही आप लोगों तक लेके आएंगे। बिना देरी किए अपने दिल्ली पुलिस के एमसीक्यू करते हैं और कोर्स के ऊपर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। गौर करें और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप तो बस ये देखें कि अगर आपकी भर्ती परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो फिर वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, है ना। आप तो बस इतना देख लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए। ये क्या कह रहा है, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं। अब चुंबकीय वस्तुओं की विशेषता क्या है, हमसे ये चुंबकीय वस्तुओं की विशेषता के ऊपर बात कर रहा है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है, एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होती। नहीं होने वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुंबकीय वस्तुएं तो आकर्षित होती हैं। सदैव चुंबक से दूर चली जाती है, दूर चलने वाला तो गुण ही नहीं है, क्योंकि ये तो आकर्षण का प्रभाव है ना। दूर जाने वाला नहीं कह सकते अपने, कोई विकल्प सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पहला विकल्प सही है, एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है। आप सभी जानते हैं जैसे कि लोहा, हम सब जानते हैं लोहा, निकल, ये कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, ठीक है ना। इनकी विशेषता ये है कि ये चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली वस्तुएं होती हैं मित्रों, ठीक है ना। तो इस पर अपने तो फोकस करते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली वस्तुएं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा गौर करते हैं। देखो, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली वस्तुएं, ठीक है ना। तो जो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली वस्तुएं होती हैं उन्हीं को अपने कहते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है ना। ध्यान दें, इन्हीं को अपने अनुचुंबकीय कहते हैं और ये एक प्रकार से आकर्षण का प्रभाव दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न अपने चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है। अच्छा, जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है वे तो होती है वास्तविक वे जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, ठीक है। ये तो कह रहा है कि जिन्हें अपने स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जब किसी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते तो ऐसे प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, आभासी कहलाते हैं दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वो होता है जो किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। पर्दे पर जिसकी प्राप्ति पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी प्राप्ति पर्दे पर पॉसिबल नहीं है वो कैसी होती है, आभासी होती है। ये प्रश्न बड़ा सिंपल है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में बनते भी हैं। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है ना। सिंपल प्रश्न है। देखो, इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो बहुत सिंपल प्रश्नों के अंतर्गत हम इनको शामिल करेंगे। दिल्ली पुलिस एग्जाम में आए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों श्वास नली अर्थात ट्रैकिया। कीटों के अंदर जो है श्वसन करने के लिए जो ऑर्गन जो है उनके अंदर होता है उसे अपने श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और बहुत सिंपल है। 7th क्लास करना इस तरह, इसका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन, आप यहां देखें, ये कैपिलरी का मतलब होता है केशिका, ठीक है ना, केशिका। केशिका का अर्थ होता है महीन नलिका, अत्यंत ही महीन नलिका, ठीक है ना। तो अणुओं से, किन्हीं भी संरचनाओं से बनने वाली अत्यंत ही महीन नलिका, जिसकी मोटाई हमारे बाल की मोटाई से भी कम मान सकते हैं अपने, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। स्ट्रॉ में पानी का ऊपर चढ़ना, ये तो केशिकात्व के अंतर्गत आता भी है। अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, ये भी आता है। साबुन के बुलबुले का निर्माण होना, इसका कैपिलरी एक्शन से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। ब्लोटिंग कागज द्वारा शाही का अवशोषण, यस, ये भी एक प्रकार से कैपिलरी एक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बुलबुले का बनना कैपिलरी एक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके के सिंपल प्रश्न है। देखें, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर सामान्यतः रंध्रों को देखा जाता है। ये क्या कह रहे हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा जल का वाष्पीकरण होता है। आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे जब भी जल का उत्सर्जन करते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। स्टोमेटा द्वारा अर्थात पत्तियों के रंध्रों द्वारा, ठीक है ना, रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, ठीक है दोस्तों। इसे हम किस नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है, इसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो बिना किसी झिझक के हम आराम से ऐसे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैं आपको बता दूं, विद्युत ऋणात्मकता का गुण मूल रूप से आवर्त सारणी के दाईं ओर जो अधातुएं होती हैं उनमें देखा जाता है, ठीक है ना। और अधातुओं में भी अंतिम वर्ग जिसको अपने बोलते हैं हैलोजन, ठीक है ना। हैलोजन जो होती हैं वे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ठीक है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो अधिक होती है, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। और हैलोजन है कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। एक बात तो मैं आपको और बता दूं, जब किसी पीरियोडिक टेबल में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है ना। तो मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, घटती हुई विद्युत ऋणात्मकता, घटती हुई विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रखा है, इसमें आ रखा है आपका फ्लोरीन। तो आप क्या करेंगे, फ्लोरीन करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन इन सब में टॉप पर है ना, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी। क्लोरीन की कम होगी, ब्रोमीन की और कम होगी, आयोडीन की और कम, एस्टेटीन की और कम। इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पावर है वो घटती जा रही है। तो इसमें आप लोग किसको पढ़ेंगे, फ्लोरीन को। और पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाईं तरफ जब अपने जाते हैं, धातुओं से अधातुओं की तरफ जाते हैं, तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो आप बताएंगे कि यह कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील धातु तत्व कम क्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। आप देखो, जगह लेने का अर्थ सीधा सीधा क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उदासीनीकरण तो तब होता है ना जब हम पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण देखने को मिलता है। पृथक्करण तो एक प्रकार की प्रोसेस है, ये कोई रिएक्शन नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण भी हो, ठीक है, और जिनमें अपचयन भी हो। तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है, और जिसमें रिडक्शन भी हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों स्टेप एक साथ देखने को मिले, उसी को अपने बोलते हैं रेड ऑक्स रेडॉक्स। यहाँ पर क्या आएगा, विस्थापन, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक क्रम लिख देता हूं मैं, क्रम क्या है देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, इस प्रकार से क्रम बनता है। देखो ये क्या है पता है, यह है घटती हुई क्रियाशीलता, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, यह है दोस्तों घटती हुई क्रियाशीलता। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा क्रियाशील कौन है, ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम। तो पोटेशियम किसको हटा देगा, सोडियम को, सोडियम किसको हटा देगा, कैल्शियम को, कैल्शियम किसको हटा देगा, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम किसको हटा देगा, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम जिंक को, जिंक आयरन को, आयरन लेड को, ये सब मिलकर किसको, हाइड्रोजन को, है ना। इसी को अपने बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही होता है विस्थापन।
तो इसने स्पष्ट रूप से बोला है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा दें तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसे अपने बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं एक एग्जाम्पल दे भी देता हूं। देखो जैसे जल के साथ सोडियम ने रिएक्शन कर दिया, ठीक है ना, और वैसे उसमें देखें तो उसमें तो उसने मतलब रिएक्शन को भी बिल्कुल अलग दे रखा है, धातु से धातु का विस्थापन करवा रहा है। तो अगर अपने धातु से धातु का विस्थापन करें ना तो भी इस स्टेप को अपने समझ सकते हैं। मैं समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे सपोज करें आपको इसमें मिल जाए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया मान लो मैं करवा दूं किससे, आयरन से। ठीक है, आयरन से इसकी, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अपने करके देखते हैं। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अपने करके देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और मैंने आगे लिख दिया है Fe2O3 आयरन। अब देखो क्या है इसमें, एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन नीचे, इसका मतलब एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा, आयरन मुक्त हो जाएगा। नया फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3 + 2Fe। ठीक है ना। आप इस रिएक्शन में क्या समझ पा रहे हैं, एल्यूमिनियम ने किसको रिड्यूस कर दिया, एल्यूमिनियम ने सॉरी किसको डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तब हम कहते हैं कि एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे। देखो पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। ये किस प्रकार के मतलब प्लास्टिक हैं, तो मैं आपको बता दूं ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक उदाहरण है। आपको मैं बता दूं पॉलीथीन शब्द का अर्थ होता है, पॉलीथीन मैं बता देता हूं, देखिए पॉलीथीन का अर्थ होता है बहुत सारे एथीन। ये प्लास्टिक है, बहुलक है, और इनका अर्थ बताता हूं। देखो इसका अर्थ है बहुत सारे एथीन, और पीवीसी का जो मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब भी आप पॉली शब्द सुन लें इसका अर्थ होता है बहुत सारे। ठीक है, ये एक प्रकार से थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ जाएं, ये बहुत ही सिंपल एक प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं कि बहुलक है। और थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है टेम्परेचर देने पर पिघल जाना। तो जैसे इनको टेम्परेचर देंगे ये पिघल जाएंगे, गर्म करने पर पिघलने का गुण इनमें देखने को मिलता है। चलो आगे देखो, रेफ्रिजरेटर वातानुकूलक एरोसोल स्प्रे में उपयोग किया जाने वाला कौन सा रसायन वायु प्रदूषक बनाता है। अब आप सीधा यहीं से उठा लो, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम किस नाम से जानते हैं, फ्रियोन। तो बस इतने से ही अपनी बात बन सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ किसको अपने से ही मानेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है ना, फ्रिज में अपने सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी भरते हैं, ये दोनों तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। ठीक है ना, ये तो अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है ना, मीथेन जो है वो आपको पता है विस्फोटक गैस है। ठीक है ना, जहरीली गैस भी है, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CNG के अंदर मुख्य रूप से मीथेन गैस को हम पढ़ा करते हैं। चलिए आगे प्रश्न आ रहा है, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। देखो समदाबी, असहभोजिता, समस्थापन, सहजीवन, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास समस्थापन। कैसे, देखो जैविक पद्धति में कहने का मतलब इस पूरी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उन जैविक जीवों के अंदर आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली, यानी कि इनका जो इंटरनल एक प्रकार का एनवायरनमेंट है, जैसे कि मेरी बॉडी है, मान लो मैं मेरी बॉडी के अंतर्गत में बता देता हूँ और प्रकृति के साथ इसका रिलेशन में बता देता हूँ। जैसे मेरी बॉडी है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का टेम्परेचर है, उसमें कोई परिवर्तन न आए, मेरा शरीर सामान्य स्थिति में लगातार बना रहे, सामान्य क्रिया करता रहे। ठीक है ना, किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करे, विरोध करे, इसका रोके परिवर्तन होने से, उसी को अपने बोलते हैं दोस्तों होम्योस्टेसिस। इसी को अपने बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस का अर्थ होता है समस्थापन। कहने का मतलब लगातार एक ही प्रकार की स्थिति को बनाए रखना। पर्यावरण में भी ठीक इसी प्रकार का है। हमारा पर्यावरण भी क्या करता है, अपने अंदर आने वाले अवांछित परिवर्तनों को रोकने का काम करता है। इसी पद्धति को या इसी स्टेप को हम होम्योस्टेसिस अर्थात समस्थितिकता कहते हैं। उसी समस्थितिकता को, होम्योस्टेसिस को यहाँ पर क्या लिखा गया है, समस्थापन। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न सुने, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। अब आप समझ लें, नदियों से किसका प्रवाह होता है, जल का, H2O। अब आप देखें क्लोरीन की विकृत मात्रा, नदियों में क्लोरीन का क्या लेना देना, उसमें तो क्लोरीन का कोई घटक ही नहीं होगा।
ओजोन का भी वहां पर कोई लेना देना नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा अर्थात ऑक्सीजन की कम होती मात्रा, समझ रहे हो ना। तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जल में देखो, जल के अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो इसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जो जलीय जीव होते हैं वो इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, जल का अपघटन करके। अगर इनकी विघटित होती हुई मात्रा में कोई परिवर्तन आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नदियों में जल प्रदूषण की स्थिति बन रही है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की विघटित मात्रा, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर सोचेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस इकोसिस्टम में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? बेंथिक जोन, मैं आपको बता दूं, बेंथिक जोन का मतलब होता है जो जलीय इकोसिस्टम होते हैं, जलीय इकोसिस्टम, इकोलॉजी का प्रश्न है। जलीय इकोसिस्टम में जैसे किसी भी प्रकार का जल स्रोत क्यों ना हो, कोई सरोवर हो, तालाब हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनकी गहराई में कुछ जलीय जीवों का एक क्षेत्र पाया जाता है, जलीय जीवों का कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र पाया जाता है जिसमें उनकी संख्या होती है। बस उसी क्षेत्र को, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? बेंथिक जोन कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलीय इकोसिस्टम। क्योंकि जलीय जीव जहां पर ज्यादा होते हैं, जिस क्षेत्र में जलीय जीवों की संख्या अधिक होती है, बस उसी क्षेत्र को बेंथिक क्षेत्र, बेंथिक जोन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जल इकोसिस्टम अर्थात एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है उसको अपने शामिल करेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। चलो, अगर इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है किसी को, अगर इसकी वोकैब पता नहीं है तो फिर उत्तर नहीं आएगा। निम्न में से कौन गलेना के नाम से भी जाना जाता है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, गलेना एक प्रकार का अयस्क है, ठीक है ना, धातु अयस्क है। और किसका अयस्क है? तो मैं ये भी बता दूं कि यह शीशे का अयस्क है, शीशा। और शीशे को अपने क्या कहते हैं? पीबी। पीबी का पूरा नाम होता है प्लम्बम, लेकिन हम फिर भी इसका उच्चारण करते हैं मित्रों किससे? लेड से, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि गलेना शीशे का सल्फाइड अयस्क है, शीशे का सल्फाइड अयस्क है, ठीक है ना, सल्फाइड अयस्क है ये शीशे का। अयस्क तीन प्रकार के होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। यह किस प्रकार के अयस्क हैं? सल्फाइड अयस्क है। तो वैसे तो यहाँ पर लेड सल्फेट भी दे रखा है और लेड सल्फाइड भी दे रखा है। तो सल्फेट तो होता है क्या? PbSO4, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और लेड सल्फाइड का मतलब होता है क्या? PbS, यस। ये जो है ये शीशे का एक सल्फाइड अयस्क है जिसको अपने क्या बोलते हैं? गलेना बोलते हैं। इसी को गलेना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप धातु अधातु टॉपिक पढ़ते हैं तो अयस्क टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमने कई बार चर्चा कर रखी है, ब्यूटेन व प्रोपेन एलपीजी के मुख्य घटक हुआ करते हैं, ठीक है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन, बस यहीं से उठा लो, क्लियर है कि नहीं? इसी को उठा लो। और अगर आप केवल मीथेन की बात करते हैं तो ये किसका मुख्य घटक है दोस्तों? सीएनजी। मीथेन सीएनजी का मुख्य घटक होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये प्रश्न तो बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना, रिपीट पे रिपीट आ रहे हैं प्रश्न को। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े रिपीटेडली क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न अपने ढूंढते हैं, देखो क्या है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है इसमें? विटामिन ए, बिल्कुल विटामिन ए देखने को मिलता है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सभी। सब्जियां जो हैं उनमें लगभग सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। इसने पर्टिकुलरली ये नहीं पूछा कि भाई कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में। अगर ऐसा पूछता तो हम थोड़ा अलग तरीके से सोच कर जवाब देते, या फिर इस तरीके के ऑप्शन भी नहीं बनते तब। ये तो पालक में सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स वगैरह सब देखने को मिलते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो सभी। खनिजों की अगर बात करें तो खनिजों के अंतर्गत देखें तो कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है? आयरन। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके की बातें हम लोग आसानी पूर्वक जो है जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह नहीं करती? कौन सी धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह नहीं करती? मैं आपको बता दूं, धमनियां जो होती है वो सदैव शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। और ये कह रहा है कि कौन सी धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं करती है, तो उसमें क्या है कि हमें एक अपवाद ढूंढना है, ठीक है ना। कैसे? देखिए, तो पहले इन सबका अर्थ निकालते हैं।
कार्डियक आर्टरी, कार्डियक का मतलब होता है हृदय, ठीक है ना, हृदय की ओर या हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली, हृदय की ओर भी नहीं कहेंगे हम, तो इसमें ये बोलेंगे हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी, रीनल आर्टरी। ये जो रीनल शब्द है ना दोस्तों, ये रीनल शब्द लिया गया है किसके लिए? किडनी के लिए। किडनी के लिए रीनल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो किडनी को रक्त की आपूर्ति, किडनी को रक्त की आपूर्ति, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो धमनी होगी उसका नाम होगा रीनल। हिपैटिक, जब हिपैटिक शब्द आता है ना, तो मैं आपको बता दूं मित्रों, हिपैटिक शब्द का अर्थ ही किससे लिया गया है? हिपैटोसाइट से। हिपैटिक कोशिकाएं होती है, हिपैटिक सेल्स होती हैं, और ये किसका निर्माण करती हैं? लीवर का। तो लीवर को रक्त की आपूर्ति, समझ रहे हो ना। तो वास्तव में इनका नाम इसी तरीके से लिया गया है, ठीक है ना। फिर क्या रहे? पल्मोनरी। अब आप पल्मोनरी शब्द को ही समझ लो बस। पल्मोनरी शब्द का अर्थ है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। इसका काम पता है क्या है? फुफ्फुस की ओर रक्त ले जाने वाली, फुफ्फुस की ओर रक्त ले जाने वाली। अब ये जो फुफ्फुस की ओर रक्त लेके जाएंगे ना, इसमें कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा, अर्थात CO2। जैसे फुफ्फुस में पहुंचेगा, CO2 को बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन को वापस अंदर ले लेंगे। इसका मतलब ऐसी कौन सी है, मतलब धमनी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी? तो आप क्या बताएंगे? पल्मोनरी धमनी। क्योंकि ये जब फेफड़ों की तरफ रक्त लेके जाती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, फेफड़ों की ओर रक्त लेके गई, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ऑक्सीजन को लिया। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। और आप शब्दों के अर्थ निकालें, देखो हिपैटिक शब्द लीवर के लिए होता है, रीनल शब्द किडनी के लिए होता है दोस्तों, कार्डियो शब्द हार्ट के लिए होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब मैं यही बता रहा हूं आपको। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? मनुष्य के नाखून बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, यह बाल भी बनाती है, यह नाखून भी बनाती है, पशुओं के सींग भी बनाती है, पशुओं की खुर भी बनाती है, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त का परासरण दाब का नियमन करता है, रक्त के परासरण दाब का नियमन करता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है ब्लड की, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, ठीक है। इलास्टिन एक फाइबर, या फिर मान लीजिए इलास्टिन वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? रबर के लिए। पिगमेंट एक प्रकार का वर्णक होता है, यहाँ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो मनुष्य के नाखून किसके बने होंगे? केराटिन प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान को विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? देखो, तापमान को विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर को फिक्स करके छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो अपने घरों में ओवन यूज करते हैं, ओवन का टेम्परेचर हम फिक्स करके छोड़ सकते हैं। जैसे आपने गीजर देखा होगा कभी, गीजर होता है ना, जिसमें अपने गर्म पानी करके नहाते हैं, स्नान घर में लगाते हैं, इनमें टेम्परेचर को फिक्स किया जाता है। तो टेम्परेचर को एक फिक्स बनाए रखने के लिए, ठीक है, एक ऐसा उपकरण जो किसी भी यंत्र में तापमान को फिक्स बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है, बस उसी को कहते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? थर्मोस्टेट, है ना। इनमें तापमान को, है ना, एक फिक्स टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, नियत बनाए रखने के लिए हम लोग इन युक्तियों का यूज करते हैं, ठीक है ना। ओवन में भी देख लिया होगा आपने, टेम्परेचर को एक फिक्स तरीके से व्यवस्थित करने के लिए एक कोई बटन, कुछ उपकरण लगे होते हैं ताकि उसके टेम्परेचर को एक फिक्स बनाए रखा जा सके, बस उसी को अपने थर्मोस्टेट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक है? तो किसकी विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें है जल की विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक होती है। सबसे पहली बात ये, विशिष्ट उष्मा आखिर कहते किसको है, ठीक है ना। विशिष्ट उष्मा जो है, स्पेसिफिक हीट जो है, इसको ये अपने किसको कहते हैं, ठीक है ना, समझे आप। किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, उसके इकाई द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान में, इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जिस उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को अपने विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं इकाई द्रव्यमान, डेफिनेशन समझ लो ना, इकाई द्रव्यमान पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उपयुक्त उष्मा या उपयोग में ली गई उष्मा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और जल की विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जल की विशिष्ट उष्मा का मान होता है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। समझे, वास्तव में काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये क्या कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि पिंड की गति को दोगुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। ठीक है ना, तो आप इसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को जब हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेग को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। 2 के ऊपर 2 लगेगा, कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। बस आप यहीं से अगर इसको कवर करेंगे तो पता चल जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। या तो एक तो ये इस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करते और हल करते हैं तो दूसरा और हल करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए हाफ mv², ठीक है ना, इसका वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 4। 4 को अगर हाफ से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आप खुद देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर 2 है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हाफ mv²। अब आप मुझे बताएं हाफ को कितनी बार गुणा करेंगे कि वो 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हाफ को डबल करेंगे तो 1, फिर हाफ को ट्रिपल करेंगे तो 1.5, हाफ को फिर 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आएगी, सॉरी 2 आएगी, है ना। इसका मतलब कितनी बार मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 बार। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 100 गुनी हो जाती है। इस तरीके से ये प्रश्न पेपर में आता है, बहुत बार इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को भी हल कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको दिल्ली पुलिस के एमसीक्यूज जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बने, कोई क्वेश्चन बने तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके के कठिनाई स्तर के प्रश्नों पर बात करनी चाहिए और किस तरीके के दिल्ली पुलिस में कठिनाई स्तर के प्रश्न आ सकते हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए हमने आज इस वीडियो के अंदर बहुत सकारात्मक प्रयास किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।